दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न पूछता है यूपीएससी और जहां से विद्यार्थी अक्सर करते हैं गलतियां। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका सीधा संबंध आरबीआई से है। और आज हम बात कर रहे हैं भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में लॉकडाउन है और महामारी फैली हुई कोरोना वायरस की, उसके बावजूद भी भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता जा रहा है। जून के आखिर में आरबीआई ने एक आंकड़ा जारी किया है। उस आंकड़े में उन्होंने बताया है कि भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह लगभग 501 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि 501 बिलियन डॉलर भारत का अब तक का सबसे बड़ा फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, जिसको हम बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। आरबीआई ने हमें यह भी बताया कि भारत के पास यह अब तक का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। सबसे अधिक। जब हम सबसे अधिक की बात कर रहे हैं तो हमें वह भी समय याद होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं 1991 में। यह ऐसा वर्ष था जब भारत सरकार के पास विदेश से मंगाए हुए माल का पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे, फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं थी और भारत सरकार को अपने बैंकों के पास, जो कमर्शियल बैंक हैं उनके पास जो रिजर्व पड़ा हुआ था उसको उनको गिरवी रखना पड़ा। क्या कर रखना पड़ा? सोना गिरवी रखना पड़ा। सोना जो है वो गिरवी रखना पड़ा। वह भी समय था। और 1991 के बाद से आज हमारे पास 2020 की हम बात कर रहे हैं और हमारे पास 501 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम हालांकि जून की बात कर रहे हैं, यह संख्या बढ़कर लगभग 600 बिलियन डॉलर पार कर चुकी होगी आज के इस दौर में। अब विद्यार्थियों के अक्सर मन में आता है, खासकर आम जनता के मन में, कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है और कैसे काम करता है। विदेशी मुद्रा भंडार में कि हम जब बात करते हैं तो विद्यार्थियों के मन में एक ही बात घूमने लग जाती है, डॉलर डॉलर और डॉलर। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है और उसकी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, उसके डिटेल में आज हम आपसे बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं उसके बारे में कि आखिर में विदेशी मुद्रा भंडार क्या होती है। आखिर विदेशी मुद्रा भंडार क्या होती है? इसमें आता है हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट्स ये एक कैटेगरी है जो होता है। दूसरा हमारे पास होता है गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व ये भी जोड़ा जाता है फॉरेन करेंसी में। और एक होता है आईएमएफ का करेंसी रिजर्व। आईएमएफ का करेंसी रिजर्व। और सेकंड हमारे पास होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर, जिसको हम जानते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये चार चीजें मिलकर हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बनाती हैं। हालांकि कमोवेश दुनिया के हर एक देश में इस विदेशी मुद्रा भंडार का पैरामीटर यही है और भारत भी उसी पैरामीटर को अपनाता है विदेशी मुद्रा भंडार को। पहला चीज शामिल है फॉरेन करेंसी एसेट्स, दूसरा में शामिल है गोल्ड रिजर्व और थर्ड में शामिल है आईएमएफ का करेंसी रिजर्व और फोर्थ में शामिल है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये चार चीजें मिलकर किसी भी देश की विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करती हैं और भारत भी कमोवेश इसी स्थिति का इस्तेमाल करता है। आइए हम एक टॉपिक की बात करते हैं कि करेंसी रिजर्व एसेट्स क्या होता है। हम बोलते हैं करेंसी रिजर्व एसेट्स क्या होता है। मैंने पहले बताया था कि जब हम करेंसी की बात करते हैं तो लोगों के मन में यह बात आने लग जाती है कि यह जो है डॉलर के बारे में बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के इसका रिजर्व लगभग 460 बिलियन डॉलर का है। फिलहाल भारत में इसका जो रिजर्व है 460 बिलियन डॉलर का, जिसमें शामिल क्या होता है? पौंड, येन और यूरो और डॉलर। डॉलर के साथ साथ चार मुद्राएं इसमें शामिल होती हैं, डॉलर, पौंड, येन और यूरो।
जब भी आपसे फॉरेन करेंसी रिजर्व के बारे में बात करें या यूपीएससी आपसे एग्जाम पूछे तो ध्यान रहे कि डॉलर के अलावा मुख्य रूप से 4 मुद्राएं भी शामिल की जाती हैं भारत के अपने स्टॉक में, ठीक है, जिसका 460 बिलियन डॉलर का जून में भारत सरकार के पास, आरबीआई के पास क्या था, हमारे पास रिजर्व था, आरबीआई ने बताया। आगे हम बात करेंगे गोल्ड रिजर्व की, हम बात करेंगे गोल्ड रिजर्व की। जब हम गोल्ड रिजर्व की बात करेंगे इसे बोलते हैं सोने का, स्वर्ण भंडार। हमारे पास इस वक्त आरबीआई ने बताया कि हमारे पास 32 बिलियन डॉलर का गोल्ड रिजर्व हमारे पास है। यह कहना है हमारे पास आरबीआई का कि भारत के पास इस वक्त जो है कि 32 बिलियन डॉलर का क्या है, गोल्ड रिजर्व मौजूद है। आइए हम बात करते हैं आईएमएफ करेंसी रिजर्व। आईएमएफ करेंसी रिजर्व ऐसी करेंसी रिजर्व होती है जो आरबीआई अपने पास ही रखती है, रिजर्व में रखती है, और आवश्यकता पड़ने पर उन अपने जो पार्टनर उसके होते हैं, जो उसके आईएमएफ के जो उसके सहयोगी देश होते हैं, उनको मुसीबत के दौर पर आईएमएफ जो कि क्या करता है, उनको इसका इस्तेमाल करता है। और इस पूरे करेंसी को आईएमएफ खुद क्या करता है, मेंटेन भी करता है और क्रिएट भी करता है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर सदस्य देशों को उनकी क्षमता के अनुसार उनकी सहायता प्रदान करता है। मान लीजिए किसी देश को किसी भी समय में इस तरह की फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, या उसने गुहार लगाई है कि मैं इतने % का आईएमएफ में हिस्सेदार हूं, पार्टनर हूं, तो मेरे को इतने पैसे की सहायता की, उस जो भी अपना बार्गेनिंग होती है उस टाइम पर आईएमएफ जो है उस देश को जो है किस तरह की सहायता करता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप आईएमएफ का सदस्य होना आपका जरूरी है। यदि आप आईएमएफ का सदस्य हैं तो ही आप जाकर इसकी सहायता ले सकते हैं, और इंडिया क्या है, इसका जो है कि सदस्य है आईएमएफ का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या है, इंडिया सदस्य है, इसलिए इसके पास भी एक फॉरेन करेंसी की पावर होती है। स्पेशल जो समय पर किसी समय में जो आता है तो उसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात करेंगे। यह भी आईएमएफ इस्तेमाल करता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं आईएमएफ के, वे उस आईएमएफ से इस बात के लिए कहते हैं कि हमारे देश में आवश्यकता पड़ गई है फॉरेन करेंसी की, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आईएमएफ के सदस्य विशेष परिस्थितियों में अपने कोटा का इस्तेमाल करते हैं। कोटा क्या होता है, आप जानते हैं कि उस समय क्या करते हैं, वो विदेशी मुद्राओं का लाभ उठा सकते हैं, खासतौर पर जब उनके देश में इमरजेंसी लगी हो, आपातकाल लगा हो, या कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिकल रिफॉर्म चल रहा हो। इन दो परिस्थितियों में आईएमएफ उस देश को फॉरेन करेंसी के रूप में क्या करता है, मदद करता है, ताकि उनका देश जो है वह संकट से बाहर निकल सके। अब हम बात करेंगे कि आरबीआई ने बताया कि हमारे पास 501 बिलियन डॉलर का क्या है, हमारे पास रिजर्व है। लेकिन आरबीआई इतने बड़े रिजर्व को रखती कहाँ है, ये सोचने का विषय है। आरबीआई क्या करती है कि इसमें से लगभग 68% जो करेंसी होती है ना, उसको वो डॉलर में ही इन्वेस्ट करती है। कहाँ इन्वेस्ट करती है, डॉलर में। पूरी करेंसी का 68% डॉलर में इन्वेस्ट करती है, जो होता है डिवेंचर, बॉन्ड और सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में। ये कॉमर्स की लैंग्वेज है जिसमें आप जानते हैं बॉन्ड, सिक्योरिटीज एंड डिवेंचर्स, ये चीजों में क्या करती है, डॉलर के रूप में आरबीआई इन्वेस्ट करती है। और जो बची हुई अमाउंट होती है लगभग 23% जो है कि पाउंड, येन और यूरो, इन 3 और करेंसीज में आरबीआई क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। 23% क्या करती है, पाउंड, येन और यूरो। डॉलर के अलावा भी इनमें इन्वेस्ट करती है आरबीआई। इस बात का भी आप ध्यान रखें। आरबीआई ने और बताया कि हमारे पास लगभग 650 टन का क्या है जी, सोना है, गोल्ड
रिजर्व है। आरबीआई ने बताया कि आरबीआई के पास 650 टन का गोल्ड रिजर्व है, लेकिन उसमें जो 300 टन रिजर्व है ना, वो कहाँ रखती है? बैंक ऑफ इंग्लैंड और इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट के पास। 300 टन जो आपका सोना है वो रखती है बैंक ऑफ इंग्लैंड और इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट के पास। आरबीआई रिजर्व में रखती है इमरजेंसी के लिए। और 350 टन जो है पता कहाँ रखती है? भारत के कमर्शियल बैंकों के पास। भारत के कमर्शियल बैंकों के पास रखती है आरबीआई लगभग 350 टन। ये हमारे देश में पड़ा होता है, ये जो है कि विदेश में हमारे पास रिजर्व पड़ा होता है। ये कुछ कैटेगरी हैं, 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, जहां पर आरबीआई अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व को मैनेज करती है, मेंटेन करती है, और फॉरेन ट्रेड के लिए, विदेश व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर क्या होता है? विदेशी व्यापार में। कहाँ होता है? विदेशी व्यापार में। जो पूरा एक करेंसी का इस्तेमाल मैक्सिमम टाइम में होता है विदेशी व्यापार में होता है, उसमें आरबीआई क्या करती है? इन 3 फॉर्मेट का इस्तेमाल करती है ताकि भारत का जो रिजर्व है वो मैक्सिमम मात्रा में पड़ा रहे और जो विदेशी जो रिजर्व है वो डिस्टर्ब न हो। ठीक है, अब ये समझते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार के लाभ क्या हैं। इतनी बड़ी अमाउंट हमारे देश में आ जाती है, उसका लाभ क्या इस देश को है और कैसे उसका हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहली जो बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए, व्यापारियों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, व्यापारियों में आत्मविश्वास पैदा करने के, किसी भी देश में जितना अधिक विदेशी मुद्रा भंडार होता है उतना ही विदेशी इन्वेस्टर्स का, कंपनियों का उस देश पर भरोसा होता है। इसलिए वे पैसा लगाते हैं भारत के स्टॉक मार्केट में एफडीआई के माध्यम से। खास तौर पर जो होता है हमारे पास जो पैसा आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी। इन दोनों ही माध्यम से हमारे देश में पैसा आता है। जितना अधिक हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व होगा उतने ही अधिक मात्रा में जो है कि हमारे देश में क्या आएगा? एफआईआई और एफडीआई आएगी। क्योंकि क्या होता है विदेशी इन्वेस्टर्स में क्या होता है? एक आत्मविश्वास पैदा होता है। दूसरा क्या होता है? घरेलू उत्पादकों, व्यापारियों और वित्तीय संस्थाओं में क्या होता है कि मजबूती प्रदान होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक मार्केट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दो चीज। भारत के डोमेस्टिक मार्केट जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, उसको बहुत मजबूती मिलती है कि ठीक है हमारे डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है, डोमेस्टिक जो मार्केट है, उस पर विदेशी इन्वेस्टर्स का, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का क्या है? भरोसा बना रहता है। इसलिए क्या होता है? वे इसको इन्वेस्ट करने में भरोसा करते हैं। और जो भारत के अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, उनका भी भरोसा रहता है कि हमारी इकोनॉमी में दम है, डगमगाएगी नहीं और इसमें हम पैसा खर्च कर सकते हैं। एक बात को विशेष ध्यान रखें कि जब हम पैसा खर्च करने की बात करते हैं तो उसके लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। चाहे हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हों, चाहे हम भारतीय डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हों, चाहे हम बैंकिंग की बात कर रहे हो, अगर इस देश में यदि विश्वास नहीं है, यहाँ के सरकार पर विश्वास नहीं है, लोगों पर विश्वास नहीं है, तो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उल्टा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आज की जो दुनिया है, ग्लोबल इकोनॉमी है, उनको बहुत ही सिक्योर जगह पर इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है कि वह देश जहाँ पर शांति हो, न्याय हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिल्कुल स्पष्ट हो, लाल फीताशाही न हो और एक अच्छा भविष्य हो, तो वहाँ पर क्या होते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं इन्वेस्ट करने में पसंद करते हैं और पैसा को लगाते हैं। तो भारत में जब पैसा आता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं,
कॉरपोरेशन हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए आकर्षण, जिसकी मैंने अभी बात किया है आपने, एफडीआई और एफआईआई। ये दो चीज खास तौर पर, जितना अधिक हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व होगा उतना ही अधिक हमारे देश में ये इन्वेस्टमेंट आएगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है। आप लाख भाषणबाजी कर लीजिए या आप लाख कर लीजिए, लेकिन जब तक ये चीज़ आपको ज़मीन पर दिखेगी नहीं, लोग इन्वेस्ट करना नहीं करेंगे। अब देखिए कि इसका बेनिफिट क्या होता है कि 8 महीने के लिए, आने वाला जो 8 महीना है ना, भारत के पास पैसा रिजर्व में है। आप वो 1991 का समय भी याद कीजिए, 1991 का, जब इस देश में मात्र 3 दिन की पेमेंट का समय रह गया था, 3 दिन के लिए। एक 1991 का समय था जब सिर्फ भारत सरकार के पास जो फॉरेन करेंसी रिजर्व था वो सिर्फ 3 दिन के लिए बाकी रह गया था। दुनिया में तहलका मच गया था कि भारत बैंकक्रप्ट होने जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था धराशायी होने जा रही है और इसलिए अब उससे व्यापार करना बंद कर दो। इसलिए जो ट्रेडर्स से उन्होंने पेमेंट मांगनी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमको आप फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कीजिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ही 3 दिन की पेमेंट करने को रह गया था, इसलिए भारत सरकार ने दुनिया के इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को भरोसा दिलवाने के लिए अपनी पूरी जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी कमर्शियल बैंकों से सोना निकालकर उनको गिरवी रखा कि आप भरोसा रखें, हम आपकी पेमेंट करेंगे, आप व्यापार को जारी रखें। और उसके बाद ही सरकार ने क्या किया था, 1991 के बाद से क्या किया था, रिफॉर्म स्टार्ट कर दिया था। मनमोहन सिंह के दौर में, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 1991 में भारत में जो क्या हुआ था, इकोनॉमी का रिफॉर्म शुरू हो गया था कि दोबारा से ऐसी गलती इस देश में नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी आबादी है, लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं हैं। इसलिए सरकार ने 1991 के बाद सोना गिरवी रखने के बाद जब सरकार को झटका लगा, देश की स्थिति सही नहीं थी, तो सरकार ने रिफॉर्म करना शुरू कर दिया, जो आज तक जारी है। अब अगली जो समस्या पैदा होती है वह है कि जो फायदा होता है कि रुपए को मजबूती जितना अधिक, क्योंकि रुपया क्या होता है, रुपीज और डॉलर में क्या होता है, एक्सचेंज चलता रहता है। जितना अधिक आपके देश में विदेशी मुद्रा भंडार होगा उतना ही ज़्यादा आपके रुपए को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि लोगों का भरोसा रहेगा कि ठीक है आपके पास स्थिति बढ़िया, लोग उतना कम से कम डॉलर की, यूरो की, येन की और पाउंड के कम से कम डिमांड करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके रुपए को मजबूती मिलती है। इससे ये समझ में आता है कि इस देश में हम भरोसा कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि आखिर में ये बढ़ क्यों रहा है। दुनिया भर में लॉकडाउन है, महामारी है, लेकिन फिर भी भारत के अर्थव्यवस्था में ये क्यों बढ़ रहा है और क्या इसका बेनिफिट है। सबसे बड़ी बात आप जानिए कि पेट्रोलियम और जो पेट्रोलियम का पदार्थ है इसकी आयात में गिरावट आई है। आप जानते हैं कि भारत सरकार लगभग अपने पूरे बजट का लगभग 8 से 10% जो है क्या करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के आयात पे खर्च करता है। लेकिन लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून से लगातार जो है कि इसके कंजम्पशन में गिरावट आई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। तो इससे क्या हुआ कि सरकार को खरीदारी कम करनी पड़ी है। जब खरीदारी कम करनी पड़ी है तो सरकार ने क्या, उसकी पेमेंट भी कम गई है। तो जो पेमेंट जाती है वो फॉरेन करेंसी में जाती है, ये भी सरकार को नहीं करना पड़ा है। इससे क्या हुआ है कि देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो बढ़ता भी गया, क्योंकि जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट थे उसमें आयात करने में क्या सरकार को कमी करनी पड़ी थी। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार ने बजट में बताया कि भारत सरकार को हर साल पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के लिए 8 से 10 लाख करोड़ रुपया जो है कि खर्च करना पड़ता है।
इसमें लगभग आप मान लीजिए कि 50% की जो है कि गिरावट दर्ज की गई है। 8 से 10 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष भारत सरकार क्या करती है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को दुनिया भर से इंपोर्ट करती है ताकि इस देश के एनर्जी की आवश्यकताओं को पूरी की जा सके। साथ में जो दूसरा उन्होंने काम किया है वह है कि क्लीन एनर्जी को क्या किया है, प्रमोट किया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो देश में मुद्दा भंडार था उसमें गिरावट दर्ज जो बढ़ोतरी हुई, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के आयात को क्या किए हैं, कम किए हैं। अब इसके साथ जो भारतीय नागरिक होते हैं क्या करते हैं, विदेश जाते हैं। भारत के जो यूथ हैं खास तौर पे एजुकेशन के लिए, जैसे कि आपको कोई घूमने जा रहा है विदेश, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, कोई पढ़ने जा रहा है ऑक्सफोर्ड में, कोई जा रहा है पढ़ने, कोई आपका वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है, उसकी फीस भी जाती है, उनके वहाँ लॉजिंग फूडिंग भी होती है। कोई घूमने देश दुनिया में जा रहा है तो वहाँ की करेंसी लेकर साथ में जाता है, और कोई जॉब वॉब करने जा रहा है तो वो भी। तो कहीं ना कहीं इन 3 चीज़ों में क्या हुआ है, गिरावट दर्ज की गई है। लोग अभी जाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि आप जिस देश में आप जाओगे, जिस देश में आप स्टडी के लिए जाओगे, घूमने जाओगे, उस देश में क्या होता है कि सबसे पहले आपको उस देश की करेंसी चाहिए होती है। मान लीजिए मेरे को लंदन जाना है, मैं वहाँ साल भर रहूँगा, या मैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझको लंदन की जो करेंसी है वो प्रचलन में है, वो उसको हमको वहाँ साथ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो जो देश में विदेशी मुद्रा भंडार है वो पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है, जिसको हम बोलते हैं FDI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वह होता है इस देश में, वह इन्वेस्टमेंट सीधे यहां पर आता है और यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे इंफ्रा में खर्च होता है और लाखों लोगों को सीधा रोजगार देता है। उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको वो बोलते हैं हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तो होता है, लेकिन ये डायरेक्ट आपके देश में आकर किसी मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज नहीं होता है, किसी इंफ्रा में नहीं लगता है। ये सीधे सीधे कहां पर जाता है, आपके स्टॉक मार्केट में। कहां जाता है, स्टॉक मार्केट में। कोई किसी कंपनी में शेयर खरीद रहा है तो उसका बेच रहा है या उसका परचेज कर रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं FII के माध्यम से, वो सीधे स्टॉक मार्केट में जाते हैं। जब तक उनको प्रॉफिट मिलता है एज इन्वेस्टर बने रहते हैं। जब उनको लगता है कि नुकसान हो रहा है या कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसका भविष्य बढ़िया नहीं है, या उनका पैसा डूब सकता है, या कुछ को और खतरा महसूस होता है, तो सीधे पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसकी वजह से भी जो क्या है, हमारे देश में क्या हुआ है, बढ़ा है। और ये कुछ वजहें हैं जिन वजहों से क्या हुआ है कि हमारे यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये कुछ बातें आपको UPSC एग्जाम में पूछ सकती हैं, और जब आप एग्जाम में बैठें तो इस बात का ध्यान रखें कि फॉरेन करेंसी क्या होती है, RBI उसको कैसे मैनेज करती है, कहाँ कहाँ उसको इन्वेस्ट करती है, और इसकी बढ़ोतरी क्यों हो रही है, उससे क्या क्या लाभ होते हैं। ये कुछ 4-5 एंगल हैं आपको जो मैंने बताया है। टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा टॉपिक है, बहुत समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि यहीं से UPSC अक्सर सवाल बनाती है जो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जितना इंटरेस्ट से आप पढ़ेंगे आपको याद रहेगा चीज़ें। और उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप कैरियर प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें, ताकि आपको आने वाले जो एग्ज़ाम्स आपके हैं गवर्नमेंट जॉब्स की हैं वो आपको क्वालिफाई करने में आपको आसानी हो सके और आपकी राह आसान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।